हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन नंबर 1 मोनोपोली की हम बात कर रहे थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक मोनोपोली फर्म एक इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली कैसे क्रिएट करती है। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं एक एक कंसेप्ट को। तो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइसेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और अगर किसी बिजनेस के लिए अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल देता हूं इंडियन रेलवे का। अब इंडियन रेलवे जो है वो एक गवर्नमेंट ओन बिजनेस है जहां पे मतलब पूरी इंडस्ट्री किसकी है, गवर्नमेंट की खुद की है। तो जब तक गवर्नमेंट किसी और को परमिशन नहीं देगी कोई भी उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने वहां पे क्या क्रिएट कर रखी है, मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। ऐसे ही बहुत से बिजनेस होंगे जहां पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती होगी। तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने सिर्फ किसी एक ही फर्म को उस बिजनेस के अंदर एंटर करने की लाइसेंस दे रखा है तो उस फर्म की भी क्या होगी, मोनोपोली होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पे, लाइसेंस। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगला जो आता है वो आता है पेटेंट। अब ये समझते हैं द ऑप्टिमल लाइफ ऑफ अ पेटेंट। अब बात ये पेटेंट क्या होता है, तो इसके लिए एक चीज समझते हैं। आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी टार्ज़न द वंडर कार। वहां पे अजय देवगन से सिर्फ एक ये गलती हो गई थी, उसने अपने कार के डिजाइन को पेटेंट नहीं करवाया था। पेटेंट करवाने का मतलब होता है जब भी हम कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं हम उसे पेटेंट करवा लेते हैं, उसे अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं। ये चीज मैंने खोज करी है कि कल को जो भी उस चीज को यूज करना चाहेगा उसे मुझसे परमिशन लेनी होगी। विदाउट मेरी परमिशन वो उस चीज को यूज नहीं कर सकता और अगर वो यूज करेगा भी तो बदले में मुझे वो रॉयल्टी पे करेगा। ऐसे ही पेटेंट होता है, रॉयल्टी होता है, कॉर्पोरेट होता है, फ्रेंचाइजीज बोलते हैं। ये सारी चीजें किसका एग्जांपल है, एक तरह से पेटेंट का ही पार्ट है। तो पेटेंट का मतलब ही क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस कोई भी इंडस्ट्री एक नई चीज इन्वेंट करती है तो वो उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेती है और अगर उसे फर्दर कोई यूज करेगा तो उसे वो पेटेंट का जो राइट है वहां से लेना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे उस चीज के बदले। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अ पेटेंट ऑफर्स इन्वेंटर्स द एक्सक्लूसिव राइट टू बेनिफिट फ्रॉम देयर इन्वेंशंस अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड क्योंकि पेटेंट पे टाइम पीरियड तक होता है। अब एक बात समझो, इंडस्ट्री के अंदर मान लो किसी एक फर्म ने कोई नई चीज इन्वेंट कर दी, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो चाहे कोई और सेक्टर हो, उसने कोई नई चीज इन्वेंट कर ली, उसमें नाम पे पेटेंट करवा लिया। तो जब तक उसका पेटेंट राइट चलेगा कोई और इंडस्ट्री उसे यूज नहीं कर पाएगी। अब इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, सिर्फ उस फर्म को जिसने उसे पेटेंट करवा रखा है, जिसने उसकी इन्वेंशन करी थी। कोई भी उसे चुरा नहीं पाएगा। नहीं तो ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कुछ महंगी महंगी बुक्स होती हैं, ठीक है, वैसे कि बहुत ज्यादा प्राइजेस की, और लोग जो है ना उसकी फोटो करा के बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि क्या होता है, इलीगल काम होता है क्योंकि उस बुक पे कॉपीराइट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप चाहे YouTube पे देखते हो कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर किसी दूसरे की वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे वो जो उसका ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है वो वहां पे कॉपीराइट लगा सकता है उसके चैनल पे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेटेंट बोल लो, कॉपीराइट बोल लो, तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है। तो अ पेटेंट ऑफर्स इन्वेंटर्स द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ बेनिफिट। यहाँ पे क्या मिलता है, इन्वेंटर को बेनिफिट मिलता है फ्रॉम देयर इन्वेंशंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। Thus, a patent offer a kind of limited monopoly। तो ये भी क्या टाइप की बन गई, मोनोपोली बन गई, जो जिसने उसे खोज करा है उसके अलावा उस चीज को कोई भी और यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मान लो आप कभी कहीं पे घूमने गए, ठीक है, और आपको वहां पे एक आइलैंड मिल गया। अब आइलैंड मिल गया, आप कह रहे हो कि भाई अब जो भी इस आइलैंड को देखने आएगा इसको तो पहली बार मैंने देखा है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही पहला व्यक्ति आया हूँ तो इसकी खोज मैंने करी है। अब उस आइलैंड का नाम आपने अपने नाम पे रख दिया। अब सपोज करो जो भी पर्सन वहां पे आएगा उसे देखने के लिए आप उसे क्या करोगे, पैसा चार्ज करोगे क्योंकि आपने उसे अपने नाम पे पेटेंट करवा रखा है। वही सेम काम हिसाब यहाँ पे होता है। तो लोग अपनी इन्वेंशंस को पेटेंट करवा लेते हैं। द रीजन फॉर द ऑफरिंग सच पेटेंट प्रोटेक्शन इज टू इनकरेज इनोवेशन। अब बात है गवर्नमेंट पेटेंट करती क्यों है, क्यों नहीं और इंडस्ट्रीज को यूज करने देती ताकि ऑल ओवर सबको बेनिफिट मिले। क्योंकि इससे क्या होगा, लोग इन्वेंशंस करेंगे ही नहीं, लोग रिसर्च से पैसा खर्च करते हैं। कंपनीज जो है वो अपनी टीम बिठाती है रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, चाहे वो गूगल कंपनी हो चाहे वो टेस्ला हो, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इन सारे कामों के लिए पैसा प्रोवाइड करती है। तो अगर मान लो पेटेंट राइट अगर हो ही ना, मतलब किसी ने अगर एक इन्वेंशन करी सब लोगों ने उसे यूज करना शुरू कर दिया, इससे क्या होगा कि कोई भी कंपनी जो है फटाफट ज्यादा पैसा यूज नहीं करेगी इन्वेंशंस करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मार्केट में कोई और भी इन्वेंशन लेके आया तो हम उसे भी कॉपी कर सकते हैं। तो इनोवेशन को इंकरेज करने के लिए ये पेटेंट राइट दिया गया है। इन अब्सेंस ऑफ पेटेंट सिस्टम, अगर मान लो पेटेंट सिस्टम नहीं होता, इट इज लाइकली दैट इंडिविजुअल एंड फर्म्स वुड बी अनविलिंग टू इन्वेंट
मच इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मैंने भी यहाँ पे बोली क्या कि अगर पेटेंट राइट नहीं होगा तो लोग जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत कम पैसा खर्च करेंगे या फिर पैसा खर्च करना पसंद ही नहीं करेंगे, सब एक दूसरे का कॉपी करते रहेंगे कि भाई ये फीचर लिया है, मैं भी ये वाला फीचर ले आऊंगा, कोई कुछ और नया फीचर लेके आया, उसने उसकी इन्वेंशन करी तो हम वहां से कॉपी कर लेंगे, तो सिर्फ कॉपी कॉपी करते रहेंगे, कोई भी नई चीज इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए पेरेंट राइट जो है वो काफी जरूरी है। और कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, हम लोग साइंटिस्टों वगैरह के नाम पढ़ते हैं कि जिसने भाई इस चीज की खोज करी थी, इसने इस चीज की खोज करी थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने उनके नाम पे पेटेंट करवा रखे वो चीज, कि वो चीज उसने उसने दी थी वो चीज, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये चीज उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे आता है सिंस एनी न्यू डिस्कवरीज दैट दे वुड मेक कुड बी कॉपीड बाय कॉम्पिटिटर्स, और हम इसे इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर जो है उस चीज को कॉपी ना कर पाए, वरना इन्वेंशन कर कोई और, मेहनत करी किसी और ने, लेकिन फल किसको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अब देखते हैं आगे। अब एक आता है हमारा पेटेंट थिकेट। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग पेटेंट्स। कई बार क्या होता है जो है ना, पेटेंट्स इतने धड़ल्ले से हो रहे होते हैं लोगों के, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किसके नाम पे ओरिजिनली था। तो उस चीज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेटेंट थिकेट बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है कि आप ये समझते हैं यहाँ पे, तो पेटेंट थिकेट्स कैन हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इनोवेशन। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इनोवेशन के ऊपर, स्पेशली इन इंडस्ट्री लाइक फार्मास्यूटिकल्स, खासकर दवाइयों वाली कंपनियों में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस। दे कैन लीड टू इंक्रीज कॉस्ट एंड लीगल रिस्क। अब पेटेंट करने की क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ती है, लीगल रिस्क बढ़ता है। जैसे मान लो बार बार चीजों की पेटेंट होती है, बार बार कॉपीराइट्स आते हैं, या फिर लोग जो है बड़े बड़े लेवल पे ट्रेडमार्क वगैरह यूज करते हैं, तो हमें जो है हर एक चीज को सोच समझ के करना पड़ता है कि कोई लीगल एक्शन ना आ जाए, ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उस चीज से बचने के लिए। जैसे कि आजकल देखो कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर को भी कोई बात बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। ये कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग हैं वो लीगल एक्शंस ले लेते हैं चीजों के खिलाफ, उस चीज से बचने के लिए। अब आगे जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कार्टेल। कार्टेल हमारा एक और मस्त तरीका है क्या चीज क्रिएट करने का, एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करने का। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कुछ फर्म्स हैं, 4-5 फर्म्स बोल लो, 4-5 कंट्री बोल लो, वो करती क्या है, वो ग्रुप बना लेती है। कार्टेल का मतलब कहता है उन्होंने ग्रुप बना लिया कि, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर को इस बात का पता होता है कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, अगर वो आपस में लड़ेंगे तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को। क्योंकि प्रोड्यूसर लड़ेंगे आपस में, उनका कट थ्रोट कंपटीशन होगा, तो प्राइस को कम ज्यादा अपने प्रॉफिट के हिसाब से करेंगे, अपने बेनिफिट के हिसाब से करेंगे, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है, कंज्यूमर्स को। तो प्रोड्यूसर ये बात समझते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं, हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम सब एक साथ जाते हैं और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्टेल बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, जैसे कि ओपीईसी, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसी कुछ ही कंट्रीज है जहां पे क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, तो वो सब अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, द इंटरनेशनल ऑयल कार्टेल दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ऑयल। और वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑयल के, कि हमारी मर्जी हम जिस भी रेट पे बेचे, क्योंकि वो चीज एक यूनिक है, मतलब एक नेचुरल चीज है जो सिर्फ हमारे पास ही पाई जाती है। तो उस चीज को लेके भी वो क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। इसको आप लोग एक तरह से ना ये भी कहते हो कि एक नेचुरल चीज से बनी हुई मोनोपोली है। नेचुरल चीज से बनी हुई मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नेचुरल चीज है जो सिर्फ कुछ ही जगह पाया जाता है, तो अब वो उसकी मर्जी कितने रेट बेचे। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कुछ टाइम पहले पुष्पा मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें क्या, उसमें एक बात वो बोलता है कि भाई जो लाल चंद्र की लकड़ी है वो सिर्फ हमारे वहां मिलती है, तो हम आपस में क्यों लड़ते हैं, हमारी मर्जी, लोगों से खरीदना है तो हम जिस मर्जी प्राइस से बेचेंगे, लोग उसे बाय करेंगे। तो वो भी वहां पे एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग सब एक हो जाते हैं और जो भी हम प्राइस रखेंगे लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि वो पेड़ जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में उगता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। इन लोगों ने भी, जितने भी हमारी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, आपस में अपना ग्रुप बना लिया, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, ठीक है, ओपीईसी हमारा ग्रुप है, ओपेक बोल लो चाहे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब इन्होंने क्या सेट कर दिया कि भाई हम अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे, जिन लोगों को बाय करना हो खरीदेंगे, जिनको नहीं खरीदना हो नहीं खरीदेंगे, पर है तो ये सिर्फ हमारे पास ही। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है किस चीज का, नेचुरल मोनोपोली का। अब बात है नेचुरल मोनोपोली क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली क्या होता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली की मैं बात करूं, यहाँ पे जो हमारी बाकी मोनोपोली होती है उसमें जो रिवेन्यू है वो ज्यादा होता है कॉस्ट से,
ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यानी कि ये लोग ऑपरेट कब करते हैं, जब रिवेन्यू जो है वो क्या है, ज्यादा हो कॉस्ट से। लेकिन नेचुरल मोनोपोली इकलौती ऐसी मोनोपोली है जहां पे रिवेन्यू कॉस्ट के बराबर होता है। यानी कि ये लोग जनरेट कर रहे होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या जनरेट कर रहे होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और यहां पे ये लोग क्या कमा रहे होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर मैं बेसिक सा डिफरेंस बताऊं तो ये होता है इसका बेसिक सा डिफरेंस, ये चीज ध्यान रखना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इकलौती नेचुरल मोनोपोली ऐसी है जहां पे ये लोग सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। यानी कि इस मोनोपोली का काम क्या होता है, बिजनेस करना नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, इसका काम होता है वेलफेयर करना। जैसे कि इंडियन रेलवेज कर रही है। आपने सुना होगा रेलवे जो है काफी टाइम से घाटे में चल रही है, कि हम फिर भी बोलते हैं वो मोनोपोली है, फिर भी घाटे में चल रही है। क्यों? क्योंकि इसे गवर्नमेंट खुद ऑपरेट कर रही है, वो भी सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि लोग जो है वो कम से कम फेयर में ट्रेवल कर पाए। ठीक है, जो ये ना बोले कि हम लोग जो है वो ट्रेवल करना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, तो इफ अ नेचुरल मोनोपोली ऑपरेट्स वेयर प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे प्राइस किसके बराबर हो, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। बाकी सब केसेस में तो ये हमारे होते हैं नेचुरल मोनोपोली कंडीशन। अगर मैं बात करूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में, तो उस केस में जो हमारा मोनोपोली होता है उसमें जो है प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होता है मार्जिनल कॉस्ट से। यानी कि प्राइस ज्यादा रखते हैं किस चीज से, कॉस्ट से, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब इफ अ नेचुरल मोनोपोली ऑपरेट्स वेयर प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, then it will produce an efficient level of output। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक अच्छा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, बट इट विल अनेबल टू कवर इट कॉस्ट। लेकिन दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, अपने कॉस्ट को कवर नहीं कर पाते, जो हमने ऊपर देखा, जिसकी वजह से या तो ये लॉस जनरेट करेंगे या फिर ये कम प्रॉफिट में काम चलाना पड़ेगा। तो इफ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट वेयर प्राइस इक्वल्स एवरेज कॉस्ट, तो अगर इन्हें वो आउटपुट प्रोड्यूस करना है जहां पे प्राइस बराबर किसके आते हैं, एवरेज कॉस्ट के, देन इट विल बी कवर इट कॉस्ट, तब वो जाकर कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात यहां पे समझा देता हूं, स्टार्टिंग में जब भी कोई बिजनेस चलता है ना, तो वहां पे हमेशा जो है वो कॉस्ट ज्यादा होती है और रिवेन्यू कम होता है। बाद में कॉस्ट और रिवेन्यू बराबर आते हैं, और सबसे आखिरी में जब बिजनेस ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका होता है, तब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि रिवेन्यू फालतू है, कॉस्ट कम है। ऐसा क्यों होता है, आपको समझाता हूं इस चीज को। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था इंडियन रेलवेज का ही, अगर मैं इंडियन रेलवे का एग्जांपल दूं आपको, तो इंडियन रेलवे में सोचो स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट लगा होगा, ट्रेन बनाने में खर्चा आता है इतना ज्यादा, रेलवे लाइनें बिछाई होंगी उस पर कितना खर्चा आया होगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए। यही एक ऐसी ताकत है इंडियन रेलवेज की, वो घाटे में सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट रन कर रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आएगा तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, और इसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर उसे इंडियन रेलवे को टक्कर देनी है तो, लेकिन सेम प्राइस में वो भी टक्कर नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसलिए अगर इंडियन रेलवे कोई प्राइवेटाइज हुई तो गवर्नमेंट खुद प्राइवेटाइज करेगी। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर को कॉम्पीट करना, वो भी गवर्नमेंट की इंडियन रेलवे के साथ, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि घाटे में कभी प्राइवेट सेक्टर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर जरूरत पड़ी यहाँ पे किस चीज को, लॉस को कवर करने की, तो लोग आउटपुट को फालतू प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट फालतू प्रोड्यूस करेंगे ना, तो जो हमारा कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, अपने आप ही कम होती चली जाती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ऐसे क्यों, तो लॉजिक देता हूं आपको इस बात का। सपोज करो मेरा एक कोचिंग सेंटर है, जब मैंने स्टार्ट किया होगा तो उस टाइम बच्चे कम आते होंगे, तो मान लो सपोज करो उस टाइम एक ही बच्चा आ रहा है सिर्फ मेरे पास। अब जो मान लेता हूं मैं इनिशियल मेरी रेंट है 5,000 रुपए, अब जो एक बच्चे की फीस है वो है 1,000 रुपए। अब ये मेरे लिए क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट, जो मुझे भरना ही भरना है, 5,000 रुपए रेंट भरना ही है, चाहे बच्चे आए चाहे बच्चे ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भरना ही भरना पड़ेगा ये रेंट। या फिर सपोज अब इसे मान चलो मुझे बिजली बिल भरना है, तो इसको कॉस्ट मान लेता हूं, ऑल ओवर कॉस्ट जो मिला के वो मान लेते 7,000 रुपए कॉस्ट है। ठीक है, तो 1,000 रुपए एक बच्चे की फीस है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आउटपुट लेवल बढ़ाया जाए, यानी कि जितने फालतू हो बच्चे आए। अब 1,000 में क्या होगा, मेरा नुकसान ही तो हो रहा है, 7,000 रुपए खर्चा आ रहा है, कमावे सिर्फ 1,000 रुपए रहा हूं, ऊपर से मेरा टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो चीज तो चलो अलग छोड़ दो, तो 6,000 का डायरेक्ट लॉस है। तो जब मान लो अब ऐसे से मान लो एक बच्चे की 1,000 है, मान लो 50 बच्चे आ गए, तो अब मान लो 50,000 हो गया। तो मैंने क्या कहा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिवाइड होती रहती है आउटपुट लेवल के हिसाब से। तो जितना ज्यादा आउटपुट लेवल बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो रिवेन्यू को इंक्रीज किया जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हमें कॉस्ट को और रिवेन्यू को बराबर लेके आना है, तो उस लेवल का हमें आउटपुट जनरेट करना होगा, जो नेचुरल मोनोपोली पूरी तरीके से कोशिश करती है। अभी देखो ये लॉस है, लॉसेस ऑफ द फर्म फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अगर वो मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं तो ये हमारा वो लॉस का एरिया, जो ट्रायंगल सा बना हुआ है ना, ये लॉस का एरिया है प्रॉपर। तो ये हमारा ग्राफ है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, प्राइस ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। उसके हिसाब से
ठीक है, तो उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा नेचुरल मोनोपोली का डायग्राम है और मैंने आपको समझा दिया नेचुरल मोनोपोली होती क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को और उसे भी खत्म कर देंगे जल्द अगली वीडियो में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है, ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस किया नेचुरल मोनोपोली क्या होती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह का डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।